तो बच्चों अध्याय 5 हम शुरू कर चुके थे और वहाँ हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वाले भाग में हमने हस्तचयन और थ्रेशिंग विधियों की बात करी थी और इस भाग में हम अगली विधियों यानी निष्पावन तथा चालन की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। निष्पावन एक महत्वपूर्ण विधि है। निष्पावन को समझने के लिए आपको पहले इस चित्र को देखना होगा, इसे समझना होगा। तो आप इस महिला को देख रहे हैं, ये एक ऊंचे से स्टूल के ऊपर खड़ी हैं और इनके हाथ में जो है उसे हम क्या कहते हैं, सूप कहते हैं। आपने ज़रूर अपने घर में इस तरीके की संरचना की वस्तु देखी होगी। इस सूप में उन्होंने अनाज डाला हुआ है और इस अनाज को जब वो ऊपर से फैला रही हैं तो जो अनाज के कण हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जा रहे हैं, जबकि जो भूसा है वो हवा की दिशा के कारण हवा की जिस तरफ दिशा है उसी तरफ चला जा रहा है। तो ये बहुत ही साधारण सी विधि है बच्चों, निष्पावन की विधि। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग किसके मदद से किया जाता है, वायु के झोंकों की मदद से। आप जानते हैं जब बहुत तेज से वायु चल रही होती है, तेजी से हवा चल रही होती है, तो हल्की चीज़ें हवा के साथ आसानी से उड़ जाती हैं। इसी बात को बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को जब पृथक किया जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अनाज भारी अवयव है, जबकि भूसा जो अनाज में मिश्रित है वो एक हल्का अवयव होता है। तो किसानों द्वारा इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद भूसे के जो हल्के कण हैं वो हवा या वायु के साथ उड़कर दूर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि अनाज के जो भारी कण हैं वो निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ही ढेर बना लेते हैं। ये जो पूरा संरचना है इसको ही हम निष्पावन प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं और इस प्रक्रिया को करने के लिए सामान्यतः एक सूप जैसी संरचना का उपयोग भी होता है। तो बहुत ही आसान विधि है बच्चों निष्पावन की विधि, जहाँ पर हवा के झोंकों की सहायता से हल्के और भारी पदार्थों को अलग किया जाता है। अगले विधि पे चलते हैं बच्चों। अगली विधि का नाम है चालन विधि। अब यहाँ भी आप चित्र देख सकते हैं, आपने अपने परिवार में किसी न किसी को इस प्रकार चलनी का उपयोग लेते हुए ज़रूर देखा होगा। जब आटा, मैदा या सूजी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग किया जाता है तो सामान्यतः घरों में इन्हें छान लिया जाता है ताकि अगर कोई अशुद्धि इनमें हो तो वो छलनी के ऊपर ही रह जाए, और इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। तो आटे से जब विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं तो उन व्यंजनों को बनाने के लिए जो चोकर उसमें है या कोई अन्य अशुद्धियाँ अगर उसमें होती हैं तो उन्हें अलग करने के लिए ही इस छलनी का उपयोग किया जाता है। तो चालनी या छन्नी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चालनी से जो आटे के छोटे कण हैं वो नीचे निकल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं आटा नीचे जा रहा है, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं वो इस चलनी में ही रह जाती हैं। तो बच्चों इस चालन की विधि द्वारा किसी विशेष पदार्थ में से आप छोटे छोटे पत्थर, डंडियाँ और भूसा आदि निकाल सकते हैं। सामान्यतः ये होता है कि निष्पावन तथा थ्रेशिंग की विधियों को उपयोग करने के बाद भी जब कोई अशुद्धियाँ इन पदार्थों में यानी अनाज में, आटे आदि में आ जाती हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है। आगे जो हमको सीखना है ये सीखना है कि चालन विधि का अन्य उपयोग भी होता है। आपने देखा होगा जब कोई नई इमारत बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, लोग घर बनाते हैं तो इस तरीके की चलनी का, इस तरीके की बड़ी चलनी का उपयोग भी
करते हैं। जब सीमेंट, बजरी आदि को इस पर से डाला जाता है तो इनमें जो बड़े बड़े कंकड़ या पत्थर होते हैं वो चलनी के ऊपर ही रह जाते हैं, जबकि सीमेंट जो है वो नीचे की तरफ छनकर आ जाता है। तो बच्चों, इस विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिनकी माप या आकार में अंतर होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर उस चलनी से नीचे नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि एक ही आकार के दोनों पदार्थ होंगे, जो मिश्रण है उसमें अशुद्धियाँ भी उसी पदार्थ के आकार की होंगी, तो हम चालन विधि से उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि जब आकार अलग अलग होता है तो हम किसी पदार्थ से चालन विधि के उपयोग द्वारा अशुद्धियों को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने निष्पावन तथा चालन दो महत्वपूर्ण विधियों की बात की है। आशा है आप सभी इन दोनों विधियों को अच्छे से याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। इसी अध्याय के अगले भाग में हम कुछ और विधियों का भी अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।